हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो मेंडल है उनके संकरण नियमों के अपवादों की। तो जो मेंडल थे उन्होंने 3 नियम दिए थे जिसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मेंडल थे उन्होंने 3 नियम दिए, जिनमें से पहला नियम था प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। तो आज हम बात करने वाले हैं जो प्रभाविता का नियम है कि इसमें यानी जो तीनों नियम हैं उनके कौन कौन से अपवाद है। तो इनमें जो प्रभाविता का नियम है इसमें दो जो इसके जो अपवाद है यानी इसके जो इन नियमों के जो खंडन करने वाले हैं वो वाले नियम जो इनमें 2 अपवाद है। तो इनमें कौन कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं, और सेकंड है सह प्रभाविता जिसे कोडोमिनेंसी कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे कोडोमिनेंसी भी कहते हैं। अब क्या है कि जो ये अब सेकंड कौन सा नियम था इसका, यानी जो मेंडल थे उनका सेकंड नियम था पृथक्करण का नियम। ये हमेशा ये एग्जाम में पूछा करते हैं कि जो मेंडल है उनके कौन सा ऐसा नियम है जिसका कोई भी अपवाद यानी उनका कोई सा भी खंडन करने वाला कोई सा भी नियम नहीं है। तो इसमें कौन सा आएगा? पृथक्करण का नियम, यानी इसका अभी तक कोई भी अपवाद नहीं है। और थर्ड है जिसमें कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, यानी जो मेंडल के तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। इसका जो अपवाद है वह है सहलग्नता। क्या है? सहलग्नता, जिसे हम लिंकेज भी कहते हैं, इसे हम लिंकेज भी कहते हैं। तो अब पहले हम शुरू करते हैं जो अपना ये प्रभाविता का नियम है, यानी जो प्रभाविता के नियम के जो भी अपवाद है। कौन सा था पहला था अपूर्ण प्रभाविता। अब ये जो अपूर्ण प्रभाविता है यानी जो ये अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये अपूर्ण प्रभाविता है क्या। तो जो ये अपूर्ण प्रभाविता है यानी जो ये अपूर्ण प्रभाविता आ गई है, यानी पहले इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कोल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी जो ये अपूर्ण प्रभाविता है इसकी खोज किसने की थी? कोल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जो ये खोजा था यानी कौन सा पादप था जिस पर इन्होंने ये अपूर्ण प्रभाविता खोजी, तो वो कौन सा था? मिराबिलिस जलापा। यानी जी ये मिराबिलिस जलापा के अंदर ये अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी। तो ये अपूर्ण प्रभाविता है, तो इसे कहते हैं यानी इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं किसे है। तो इसमें क्या होता है यानी जो अब ये कोल कोरेंस नामक वैज्ञानिक थे ना, इन्होंने क्या किया, जो मिराबिलिस जलापा की एक जोड़ी यानी विपरीत लक्षणों वाले जो लक्षण है ना कारक उनके मध्य क्रॉस करवाया यानी संकरण करवाया। तो उन्होंने क्या पाया कि जो F1PD है उसमें प्रभावी एवं अप्रभावी प्रकट, यानी जो पहले प्रभावी हो रहे थे जो अप्रभावी हो रहे थे वो दोनों ही प्रकट ना होकर एक तीसरा ही यानी इनके साथ एक तीसरा ही लक्षण प्रकट होता है, जिसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। तो इसमें इन्हें इसका जो सत्यापन है इसके लिए क्या किया उन्होंने, इन्हें इस क्रिया में क्या है, कोल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने जो मिराबिलिस जलापा था इसकी एक तो लाल पुष्प और एक सफेद पुष्प, इन दोनों युग्म विकल्पियों के मध्य संकरण करवाया। यानी जो नामक ये जो कोल कोरेंस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, यानी जो मिराबिलिस जलापा थी उसकी एक तो लाल पुष्प और एक सफेद पुष्प, इन दोनों के मध्य क्या गया? संकरण करवाया। तो इन्होंने क्या पाया कि जो F1PD है उसमें लाल एवं सफेद पुष्प प्राप्त न होकर क्या हुआ, एक तीसरा ही गुलाबी रंग प्राप्त होता है, जिसे यानी जो एक तीसरा ही संतति प्राप्त होती है। तो जिसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी जो ये लाल एवं सफेद प्राप्त न होकर एक तीसरी ही यानी एक अलग ही प्रजाति यानी एक अलग ही लक्षण या कारक प्रकट होता है, जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो ये जो इसमें क्या है ना, जो F1PD है इसमें जो लक्षण प्ररूप है यानी लक्षण का प्ररूप यानी कितने बड़े हैं यानी कितने लाल है कितने गुलाबी है, कितने लाल और गुलाबी दोनों है। तो इसके लिए क्या है, जो ये एक लक्षण प्ररूप प्राप्त होता है जिसे 1:2:1 के रूप में प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम एक आरेखीय निरूपण देखते हैं, यानी आरेख के रूप में इसको जानते हैं। तो इसके लिए क्या कहें, जो आरेखीय निरूपण है इसके रूप में देखते हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि जो ये इसके लिए पहले हम जनक लेते हैं, यानी जो लाल एवं सफेद है दोनों को लेते हैं, जो यानी लाल पुष्प हो गया और एक सफेद पुष्प हो गया। तो इनके लिए क्या हो रहा है, जो लाल वाले हैं उसको तो हम कैपिटल R के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कैपिटल R के द्वारा इनको लिखते हैं, और जो सफ़ेद पुष्प है इनको हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। यानी जो ये सफ़ेद पुष्प है इनको हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। और जो अब इनके हैं तो इनका क्या बनाएंगे, गैमेट यानी युग्मक, यानी इन दोनों का भी अलग अलग यानी इनके दोनों के एक एक युग्मक अलग करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, जो यानी इनको युग्मकों में चेंज कर देते हैं। तो इन युग्मकों में चेंज करवाया तो इसको अलग अलग हो गया, यानी इसमें कैपिटल R हो गया और इसमें स्मॉल r हो गया। अब
क्या हुआ कि इन दोनों के मध्य हम संकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इन दोनों के मध्य हम अब संकरण करवाएंगे। तो संकरण में क्या होगा? तो कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त होगी, यानी गुलाबी रंग की जो पुष्प संतति है, पुष्प पादप संतति, वो हमको प्राप्त होती है। ये होगी F1 पीढ़ी हो गई, ये तो वो वाली F1 पीढ़ी हो गई, जिसमें क्या हुआ? गुलाबी रंग की यानी एक तीसरी ही पादप संतति प्राप्त हुई, यानी लाल एवं सफेद पुष्प के मध्य क्रॉस करवाने पर क्या हुआ? एक गुलाबी रंग की यानी एक अलग ही प्रकार की जो संतति है, पादप संतति, वो हमको प्राप्त होती है। अब इसके लिए क्या है? जो F1 पीढ़ी है उसके अंदर हम वापस से संकरण करवाते हैं। क्या कराते हैं? जो F1 पीढ़ी है उसमें हम वापस से संकरण करवाते हैं। तो ये जो आपको ये सामने जो टेबल दिख रही है, इस टेबल के ऊपर जो दोनों तरफ के जो युग्मक है यानी जो संतति है F1 पीढ़ी, उनको ऊपर लिख दिया। और दोनों के जो संकरण से क्या हुआ? जो ये आपको कैपिटल आर स्मॉल आर दिख रहे हैं, यानी जो ये इनका अनुपात प्राप्त होते हैं। जो इनका लक्षण प्ररूप है, वो लक्षण प्ररूप क्या प्राप्त होता है? 1:2:1 के रूप में हमको प्राप्त होता है। जो हमको ये क्या होता है? जो एक है यानी 1:2 है, इनका मतलब क्या है? यानी एक तो ऐसा हमको संतति ऐसी प्राप्त हुई जो लाल है, यानी जो कैपिटल आर है वो तो हमको लाल प्राप्त हुई। और जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो कैसी हुई है? गुलाबी रंग की, यानी संकरण जो पुष्प है वो हमको प्राप्त होता है। तो इनकी जो कितनी संतति प्राप्त हुई? इसकी हमको 2 संतति प्राप्त हुई, और जो सफ़ेद है उसकी 1 संतति हमको प्राप्त होती है। तो ये हो गया 1:2:1 का। अब जो अपना कौन सा था? सेकंड वाला जो प्रभाविता का नियम है उसके था सह प्रभाविता, यानी कोडोमिनेंसी इसको कहते हैं। अब जो ये कोडोमिनेंसी है इसको क्या बोलते हैं? यानी इसमें जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य, यानी जो मिराबिलिस जलापा था उस पादप के अंदर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण यानी विपरीत लक्षणों के मध्य उन्होंने संकरण करवाया। तो उनको संकरण कराया तब क्या हुआ? जो F1 पीढ़ी में है वो प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण दोनों साथ साथ ही प्रकट हो गए। क्या हुआ? यानी जो भी 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य उन्होंने क्रॉस करवाया तो क्या हुआ? जो प्रभावी एवं अप्रभावी जो लक्षण थे वो दोनों संतति पीढ़ी में एक साथ ही प्रकट हो जाते हैं, जिसे सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कोई पशु होता है, कोई भी जो पशु होता है उसमें क्या होता है? जो काले एवं धब्बे युक्त जो पशु होता ही है ना, तो उसमें जैसे पशुओं में चित्कबरी त्वचा का होना। चित्कबरी त्वचा किसे कहते हैं? यानी दोनों धब्बे युक्त त्वचा का होना ही क्या होता है? चित्कबरी त्वचा होता है। तो सहप्रभाविता का ये एग्जाम्पल है। तो जैसे अभी इसकी हम व्याख्या भी कर सकते हैं कि व्याख्या जैसे पशुओं में चित्कबरी त्वचा का होना। तो इसमें क्या होता है? जब क्या होता है? जो काले रंग के तो नर ले लिया, यानी जो जानवर है, जो पशु है, उसमें क्या है? काले रंग के तो नर ले लिया, और जो सफ़ेद रंग के है उसको मादा ले लेते हैं। और उन दोनों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो क्या होता है? जो F1 पीढ़ी में है ना, काले व सफ़ेद धब्बे युक्त पशु संतति का निर्माण होता है, यानी काले व क्या होता है? सफ़ेद धब्बे युक्त पशु संतति का निर्माण होता है। जो आपने भी कभी देखा होगा, जब ये आपको पशु दिखते ही होंगे ना, जैसे काले व सफ़ेद धब्बे युक्त, तो ये सहप्रभाविता का उदाहरण होता है। जिस इससे सहप्रभाविता के रूप में जिसे यानी जो कॉलकोरेंस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या है? जिसे सहप्रभाविता के रूप में इसको प्रदर्शित किया था। अब जो क्या है? जो अपना इसका आरेखीय निरूपण देखेंगे, यानी जो अपने जो ये अभी सहप्रभाविता है इसका आरेखीय निरूपण देखेंगे कि इसको हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम पहले दोनों के जनक लेंगे, यानी पेरेंट्स लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? नर तो हो गया काले रंग का, और जो मादा थी वो कैसी थी? सफ़ेद रंग की थी। दोनों के हम जब इनको कैपिटल यानी जो ये नर है उसको तो हम कैपिटल बी के रूप में लिखते हैं, और जो मादा है उसे स्मॉल बी के रूप में लिखते हैं। अब दोनों के मध्य क्या कराते हैं? संकरण, यानी जो ये दोनों हैं उनके युग्मकों को अलग करेंगे, यानी एक एक युग्मक लेंगे। तो युग्मक यानी गैमेट्स को इनको अलग अलग करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, यानी कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब क्या करेंगे? इन दोनों के मध्य हम संकरण करवाएंगे। तो संकरण करवाने से क्या हुआ? जो एक ये कैपिटल बी स्मॉल बी यानी क्या होती है? ये F1 पीढ़ी है जिसमें सफ़ेद एवं काले धब्बे युक्त संतति का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? जो ये है क्या है? जो F1 पीढ़ी में क्या हो रहा है? जो सफ़ेद व काले धब्बे युक्त जो संतति है उसका निर्माण हो रहा है, यानी इसके अंदर दोनों का ऐसे निर्माण हो रहा है। अब क्या है? जो अपना कौन सा था? पृथक्करण का नियम। सेकंड जो मेंडल के जो 3 नियम थे, जिसमें पहला तो हो गया प्रभाविता का नियम,
सेकंड था पृथक्करण का नियम। अब जो ये पृथक्करण का नियम है ये इंपॉर्टेंट होता है, जो अब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं इसको कि मेंडल का ऐसा कौन सा नियम है जिसका एक भी अपवाद नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, पृथक्करण का नियम, यानी इसका कोई भी अभी तक कोई भी अपवाद नहीं है, इसका जो मेंडल है उसका अभी तक कोई भी अपवाद नहीं है। अब हम तीसरे पर बात करते हैं। जो तीसरा मेंडल का तीसरा नियम था वो क्या था, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, यानी जो मेंडल है उसका तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। तो इसका जो अपवाद क्या था, सहलग्नता, यानी इसे हम लिंकेज भी कहते हैं, यानी जो सहलग्नता है जो स्वतंत्र अपव्यवहन नियम के अपवाद है। तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, टी.एच. मॉर्गन, जो इनका पूरा नाम है टी.एच. मॉर्गन, यानी थॉमस हंट मॉर्गन, यह इनका पूरा नाम था। इसका जो जीव था, यानी इन्होंने जो स्वतंत्र अपव्यवहन जो सहलग्नता थी उसको किस जीव में देखी थी, तो कौन सा था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे हम फलमक्खी कहते हैं। अब जो इसकी हम पहले व्याख्या करके देख लेते हैं, यानी इसके एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम देखते हैं कि कैसे सहलग्नता या कहते हैं किसको है। तो इसमें क्या होता है, यानी टी.एच. मॉर्गन, यानी जो टी.एच. मॉर्गन थे, जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या है कि प्रदर्शित करने इन्होंने क्या है, जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो जीव था उनमें दो जोड़ी विपरीत लक्षण लिए, यानी जो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले लिए। इन्होंने क्या किया, जो पीले शरीर व सफ़ेद आंखों वाले, यानी जो एक का तो क्या था, पीला शरीर था और सफ़ेद आंखें थी, उस युग्म विकल्पी की, यानी उस कार्य की क्या किया, जो भूरे शरीर, यानी जो दूसरा था उसका क्या था, भूरा शरीर व लाल आंखों वाले के साथ संकरण कराया, जिससे क्या प्राप्त हुआ, उन्होंने एक ऐसी संतति प्राप्त की जिसमें क्या हुआ, जिसमें लक्षण प्ररूप जो मेंडल के प्रयोग में के अनुसार 9:3:3:1 प्राप्त होने चाहिए था, उसके स्थान पर इनको क्या प्राप्त हुआ, 7:1:1:7 प्राप्त होता है, जिससे मॉर्गन ने क्या हुआ, इसको सहलग्नता नाम दे दिया, इसको सहलग्नता नाम दे दिया। ये जो सहलग्नता है ये कितने प्रकार की होती है, ये होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, ये होती है 2 प्रकार की, यानी सहलग्नता है वो भी 2 प्रकार की, जिसमें पहला है पूर्ण सहलग्नता और सेकंड है अपूर्ण सहलग्नता, यानी सेकंड कौन सी है, अपूर्ण सहलग्नता। तो हम पहले देखेंगे पूर्ण सहलग्नता की पूर्ण सहलग्नता कहते किसको है। तो ये जो पूर्ण सहलग्नता है ये कहते किसको है, यानी जो इसके अंतर्गत जो गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जो सहलग्न जीन होते हैं वो पूर्ण रूप से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र पर जो सहलग्न जीन उपस्थित होते हैं वो क्या होता है, जो एक साथ ही पूरी यानी एक साथ ही संतति पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसको जो ये टी.एच. मॉर्गन थे उन्होंने क्या नाम दे दिया, पूर्ण सहलग्नता नाम दे दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिस पर जो टी.एच. मॉर्गन थे उन्होंने इस प्रयोग को संपन्न किया था। अब है अपना सेकंड क्या था, अपूर्ण सहलग्नता। ये क्या था, अपूर्ण सहलग्नता। तो इसमें क्या होता है, यानी इस पर जो गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जो जीन हैं वो एक साथ संतति पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, यानी जो गुणसूत्र पर जितने भी जीन होते हैं वो एक साथ संतति पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है, जो गुणसूत्र के जो जीन है वो खंडों में जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है, यानी इनमें क्या होता है, जो जीन विनिमय है वो खंडों के रूप में जाता है, यानी पूरे नहीं जाते हैं, ये आधे आधे जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे कि मानव है, तो मानव में क्या होता है कि जितने भी, यानी मानव में कितने होते हैं जो गुणसूत्र कितने, यानी जो अपने होते हैं वो 46 होते हैं, यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो इनमें से जो संतति पीढ़ी में जाती है वो कितनी जाती है, यानी 23 जाती है। 23 दूना 46, 23 यानी आधे आधे हो गए, आधे पेरेंट्स यानी आधे तो माता के हो गए और आधे पापा के हो जाते हैं। तो उनमें से क्या होता है, जो संतति पीढ़ी होती है उसमें 46 के 46 आगे जो गुणसूत्र वो पाए जाते हैं। ये होगी अपूर्ण सहलग्नता। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।